Bismillahirrahmanirrahim. Let's start today's lecture. Today we will discuss about Unit 10, thermodynamics, and some important topics from this, laws of thermodynamics and Carnot heat engine. So let's start. Here is the summary of the lecture of today. We will discuss the laws of thermodynamics first of all, and then about the Carnot heat engine. At the end, I will tell you some important short questions regarding this chapter, and I will give you an assignment like yesterday and some MCQs from chapter number 10. At the end, I will provide you the answer key of the chapter 1 assignment and MCQs which I have given you yesterday. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics is actually basically an extension of the law of conservation of energy. आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी जो है वो आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी यही लॉ जो है वो हीट और वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के दरमियान जो एग्जिस्ट करता है। तो जब हम किसी सिस्टम को कोई हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हीट कुछ उसमें से कन्वर्ट हो जाती है जो हीट है ये कुछ कन्वर्ट हो जाती है अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई हम करते हैं ये कुछ कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और कुछ ये कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics define that the internal energy is equal to the difference of the heat transfer into the system and the work done by the system. तो जो इंटरनल एनर्जी में तब्दीली आती है तो इंटरनल एनर्जी नॉर्मली इसको हम मेजर करते हैं टेम्परेचर से। तो सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। जैसे हम बाहर से अगर आप क्यू हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये हीट जो है कुछ पार्ट इसमें से इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का काम आएगा और कुछ हिस्सा इसका वर्डन में जो सिस्टम जो वर्डन करेगा सराउंडिंग्स के ऊपर उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक शक्ल है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है हीट और दूसरी एनर्जीज के दरमियान एक्सचेंज जो है वो होती है। तो हीट या वर्डन ये सारी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और डेल यू यहाँ पे जो है वो आपको पता है ये फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये फर्स्ट लॉ है। इसको दूसरी शक्ल में भी आप बुक में आपको पता होगा कि यहाँ पे लिखा होगा डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू आप उधर ले जाएं तो ये डेल क्यू इक्वल टू बन जाएगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अच्छा, इसमें अब इंटरनल एनर्जी में अमाउंट ऑफ हीट जो हम या तो सिस्टम को सप्लाई करेंगे या सिस्टम से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह वर्डन या तो सिस्टम करेगा या सिस्टम के ऊपर वर्डन करना पड़ेगा। तो इन सारों के लिए कुछ साइन कन्वेंशन हैं जो हम देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन में ऐसे है कि अगर हीट सिस्टम में इन हो रही हो, if heat is being injected into the system then we take Q as positive। तो डेल Q पॉजिटिव होगा अगर हीट सिस्टम के अंदर इंटर हो रही हो, और अगर हीट सिस्टम से लीव कर रही हो तो उस सूरत में हम नेगेटिव डेल Q लेंगे। इसी तरह वर्डन अगर सिस्टम के ऊपर हो रहा हो, वर्डन is done on the system then it is taken as negative, and if the system performs work is done by the system then the del W is taken as positive. Similarly, if the internal energy or the temperature of the system rises, this arrow shows that it rises, then the internal energy del U is taken as positive. Similarly, if the temperature of the system decreases
then we say that the internal energy is negative. These are sign convention in order to solve different numericals and solve different problems. Now we discuss the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics, there are two statements. One is called the Kelvin statement and another is called the Clausius statement. कैल्विन स्टेटमेंट जो है वो हीट इंजन के रेफरेंस से है, जबकि क्लासियस स्टेटमेंट रेफ्रिजरेशन के हवाले से है। तो कैल्विन स्टेटमेंट ये आपको बताती है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट टेक्स हीट फ्रॉम एचटीआर and performs work without rejecting any heat to LTR. HTR is high temperature HTR, hot reservoir, or high temperature reservoir. There is a cold reservoir at LTR, low temperature reservoir. तो नॉर्मली जो हीट फ्लो करती है वो हाई टेम्परेचर रेजरवायर से लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ फ्लो करती है, एंड सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जो अमाउंट आप हीट की इनपुट दे रहे हैं उसमें से पार्शली कुछ वर्डन में कन्वर्ट होती है और कुछ रिजेक्ट हो जाती है एलटीआर के अंदर। तो अब जो केल्विन स्टेटमेंट है ये हमें ये बताती है, ये राइट साइड पे आप जो डायग्राम देख रहे होंगे, ये केल्विन स्टेटमेंट ये कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल मतलब कि अगर आप, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप हाई टेम्परेचर रेजरवायर से QH अमाउंट ऑफ हीट लें और तमाम की तमाम आप वर्डन में कन्वर्ट कर दें विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द LTR। ठीक है, तो ये केल्विन की स्टेटमेंट है। दूसरे अल्फाज में हम यूं ही कह सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन आइडियल हीट इंजन। अच्छा, यहाँ से डायग्राम में देखें, थोड़ी सी ये कन्वेंशन है। हाई टेम्परेचर रेजरवायर आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, अगर कोल्ड रेजरवायर जो है ये आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है। तो ये जनरली हार्डनेस और कोल्डनेस को शो करने के लिए ये चीजें आपने देखेंगी। वाटर टैप के ऊपर भी गर्म पानी का जो टैप होता है उसके आर्मी रेड कलर का सिंबल बनी होती है, और जो कोल्ड वाटर होता है उसके ऊपर ब्लू कलर की। आप वाटर डिस्पेंसर में भी देखते हैं यही साइन कन्वेंशन चलते हैं। तो ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब आप एब्जॉर्ब करें हाई टेम्परेचर रेजरवायर से ही तो तमाम की तमाम वर्डन में कन्वर्ट हो जाए विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द कोल्ड रेजरवायर। So this is called the Kelvin statement. Now there is another Clausius statement. This is with reference to the refrigerator. आपको पता है कि हीट इंजन अगर हीट रिवर्स ऑर्डर में कर दो, तमाम एरो देखे हमने रिवर्स ऑर्डर में, कि LTR से HTR की तरफ अगर आप हीट को फ्लो करवाना चाहें तो इस सूरत में आपको एक्सटर्नल वर्क डन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सेकंड जो क्लासियस स्टेटमेंट है वो इसी हवाले से है। क्लासियस स्टेटमेंट जो है वो इसी हवाले से है। इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम LTR टू HTR विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप एक्सटर्नल वर्क डन के बगैर कोल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर की तरफ हीट फ्लो कराएं। ये राइट साइड पे आपको जो शो हो रहा है ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कोल्ड वायर से आप हीट एक्सट्रैक्ट करें और हॉट रेजरवायर की तरफ फ्लो करवाएं विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। So we need an external work done to provide heat to flow from LTR to HTR. This is the block diagram of the refrigerator. So right side means an ideal refrigerator. So it is impossible to construct an ideal refrigerator. Okay, so Clausius statement is basically with reference to a refrigerator. Now we discuss about Carnot heat engine. Carnot heat engine is a hypothetical ideal heat engine. It has been idealized and a hypothetical ideal engine which was suggested by Carnot. तो कार्नेट ने ये कहा था कि एक ऐसा हीट इंजन है
जिसके तमाम जो वॉल्स हैं वो परफेक्ट इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, परफेक्ट कंडक्टिंग बेस है उसकी। अच्छा, और उसका वेटलेस और फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। तो ये डायग्राम में आपको उम्मीद है कुछ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कोई गैस है वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे, ऊपर ये पिस्टन है, और जो बेस है उसकी इंसुलेटिंग पैड है। इंसुलेटिंग पैड का ये मतलब है यहाँ से हीट ना इन हो सकती है और ना ही आउट हो सकती है। तो सोर्स से हीट आप फ्लो करवाते हैं सिंक की तरफ, और दरमियान में आप कुछ वर्डन इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कार्नेट हीट इंजन का एक मॉडल था। तो ये आइडियल हीट इंजन का उसने कार्नेट ने मॉडल दिया था। आगे हम कार्नेट थ्योरम में देखेंगे इसका बेनिफिट क्या है। एक अपर लिमिट ये प्रोवाइड करता है किसी भी रियल हीट इंजन के लिए कि कोई भी रियल हीट इंजन उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो कार्नेट हीट इंजन के बराबर हो सकती है। इससे ऊपर आप कभी भी एफिशिएंसी नहीं ले सकते। अच्छा, तो कार्नेट हीट इंजन जो है ये कार्नेट साइकिल के ऊपर बेस करता है। इसमें चार प्रोसेसेस होते हैं, जो दो एक्सपेंशन के प्रोसेस हैं और दो इसमें कंप्रेशन के प्रोसेस हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, the gas is allowed to expand isothermally at temperature T1, absorbing heat Q1 from the hot reservoir. This process is represented by curve AB. तो AB के दौरान हीट सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होती है, और इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जबकि बी से सी के दौरान गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली। तो यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसके अंदर ना हीट सिस्टम के अंदर इंटर हो सकती है और ना ही सिस्टम से लीव कर सकती है। तो यहाँ पे जो वही इंजन का सिलेंडर है कि नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग बेस के ऊपर जो है वो रखा जाता है। इसके बाद थर्ड में जो गैस इज देन अलाउड टू कंप्रेस आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2, रिजेक्टिंग हीट Q1। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान हीट सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हुई थी, दाखिल हुई थी, जबकि आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान से हीट वे सिस्टम से लीव करती है। अच्छा, तो इसके बाद बी से ए जो लास्ट स्टेज है, फाइनली द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू रिस्टोर इट्स इनिशियल स्टेट एट टेम्परेचर T1. This process is shown here, the curve by B to A. So there are two expansion processes and two compression processes, and the system finally reaches to its initial state A. You can clearly see in this diagram, the first process is isothermal expansion. You, अच्छा, आप इसको जरा केयरफुली देखें कि अक्सर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये डायग्राम आप सही तरीके से नहीं बनाते। तो ये कर्व्स की जरा शेप और नेचर आप देखें। यहाँ देखें, यहाँ से प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है और साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाता है, इसके बाद जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, इस दौरान वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है और प्रेशर मजीद डिक्रीज हो जाता है। जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है तो यहाँ वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर थोड़ा थोड़ा सा, ये देखें यहाँ से इसकी रिस्पेक्ट, ये जो सी से डी पॉइंट जो है थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है।
तो डी से ए के दौरान वॉल्यूम थोड़ा सा और कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस कर्व को, कार्नेट साइकिल को ड्रॉ आप केयरफुली करेंगे। अगर पेपर में आ जाए तो इस डायग्राम के भी ये मार्क होते हैं। अच्छा, ये सारा जो प्रोसेस है इसको अगर हम पिस्टन के हवाले से, सिलेंडर और पिस्टन के हवाले से देखें तो ये आपको 4 स्टेजेस इसकी नजर आएंगी। तो सबसे पहले जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान यहाँ पे जो गैस है, इनसाइड जो गैस है सिलेंडर के, इट इज अलाउड टू एक्सपैंड। इस एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पे जो है वो हीट जो है वो सिस्टम के अंदर हम दाखिल करेंगे। क्यों तो, या वहाँ पे अगर आप कहते हैं कि Q1 हीट जो है वो सिस्टम में। दूसरा जो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान अब सिस्टम में हीट तो दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन इट्स स्टिल एक्सपेंडिंग, और इसका टेम्परेचर जो है वो टी हाई से टी लो या वहाँ पे T1 से T2 हो जाएगा यहाँ। और थर्ड, जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हम करेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान अब पिस्टन जो है वो कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से आइसोथर्मल कंप्रेशन आएगा और हीट जो है सिस्टम से लीव करेगी। हीट सिस्टम से लीव करेगी ताकि इसकी इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। और लास्ट जो स्टेज है इसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में हम हीट सिस्टम में ना दाखिल कर सकते हैं, ना ही सिस्टम से आउट कर सकते। तो ये 4 स्टेजेस आपको जो नजर आ रही है कार्नेट हीट साइकिल की, तो प्रैक्टिकली ये ऐसा प्रोसेस हो रहा होता है। अभी अगर हम मोटरसाइकिल का इंजन देखें तो उसकी रियल लाइफ में ये जो 4 प्रोसेस है ये कैसे चल रहे होते हैं। यहाँ देखें आप, ये एक पिस्टन है, यहाँ ये स्पार्क प्लग है। ये स्पार्क प्लग है, यहाँ से स्पार्क होता है, वो फ्यूल मिक्सचर यहाँ जब पहुंचता है तो यहाँ गैसेज जनरेट होती है। पिस्टन के पीछे गैसेज जनरेट होती है यहाँ पे। तो ये गैसेज जो है ये इस पिस्टन को कंप्रेस करती हैं, यानी यहाँ गैसेज एक्सपैंड होती हैं। तो गैसेज के एक्सपैंड होने की वजह से पिस्टन जो है ये इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है। ये आगे कनेक्टिंग रॉड के जरिए क्रैंक शॉफ्ट से जुड़ा होता है। तो यहाँ से देखें, पिस्टन जब यहाँ पे आता है तो ये क्रैंक शॉफ्ट जो है ये मूव करती है। देखें आप, लीनियर मोशन को आपने रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने व्हील घुमाना है, बाद में ये गियर सिस्टम के थ्रू आपके मोटरसाइकिल के व्हील तक ये पहुंच जाती है रोटेशन। ठीक है, तो सिमिलरली जब यहाँ पे पहुंचता है ये कॉम्प्रेशन स्टार्ट होता है। अब पिस्टन जो है रिवर्स हो रहा है, पिस्टन रिवर्स हो रहा है, वापस जा रहा है, और गैस अंदर जो है वो कंप्रेस हो रही है। इसी तरह जब फ्यूल स्पार्क जो है, स्पार्क प्लग में यहाँ पे स्पार्क आता है, तो अगेन जो ये स्पार्क फ्यूल मिक्सचर को, एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है पेट्रोल और एयर का, इसको कंबस्टन यहाँ पे होती है स्पार्क प्लग। शोला ये जो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, वो दोबारा इसको पिस्टन को एक्सपेंड करती हैं। इस तरीके से ये साइकिल चारों चल रहे होते हैं। तो ये आपको एक मोटरसाइकिल का रियल हीट इंजन जो है उसको रियलाइज करवाया हो कि ये कैसे जो है 2 स्ट्रोक्स ये इंजन है, जो मोटरसाइकिल का इंजन है, ये कैसे वर्क कर रहा है। अच्छा, अब कार्नेट थ्योरम के हवाले से, कार्नेट ने ये कहा था कि कोई भी अमली तौर पे आप जब भी हीट इंजन बनाएंगे 2 टेम्परेचर्स के दरमियान, तो उनकी एफिशिएंसी कभी भी, जो कार्नेट हीट इंजन की एफिशिएंसी है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। दूसरे अल्फाज में, कोई भी रियल हीट इंजन जब आप डिजाइन करेंगे तो उसकी एट मोस्ट एफिशिएंसी आप वो कार्नेट हीट इंजन की एफिशिएंसी के बराबर ले सकते हैं। तो इससे ऊपर पॉसिबल नहीं है। So no real heat engine operating between 2 temperatures can be more efficient than the Carnot heat engine operating between the same 2 temperatures. आपकी बुक में एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। An inventor claims to have developed a heat engine working between 27 degrees C and 227 degrees C having an efficiency of 45%. Is the claim valid? Why? तो यहाँ पे आप देखें, क्लेम जो इन्वेंटर कर रहा है वो 27 डिग्री सी, इसका एल टी आर का टेम्परेचर, एच टी आर का 227 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम कार्नेट हीट एफिशिएंसी निकालें 1 माइनस T1/T2,
तो इनको केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करके यहाँ पुट करें तो ये एफिशिएंसी हमारे पास कार्नेट हीट इंजन की आ रही है 40%। अब जो इन्वेंटर क्लेम कर रहे हैं वो 45% है। तो कार्नेट थ्योरम हमें ये बताती है कि जो रियल हीट इंजन है कोई भी, उसकी एफिशिएंसी इन दो टेम्परेचर के लिए, इन दो टेम्परेचर के दरमियान मैक्सिमम पॉसिबल वो 40% है। तो जबकि इन्वेंटर क्लेम कर रहे हैं 45%, तो इसका ये मतलब है कि कार्नेट थ्योरम के तहत हिज क्लेम इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कार्नेट थ्योरम हिज क्लेम इज नॉट वैलिड। This is the petrol engine I have shown earlier. Okay, you have seen this. This is a spark plug, and this is hollow cylinder, and this is piston, which is connected to the crankshaft by a connecting rod, and this is crankshaft, and this crank is rotating over here. This rotation is again converted into rotational motion by a system of gears. It has been transmitted to the wheels of the vehicle. Here are some important short questions and long questions which may be important from the examination point of view. तो ये क्वेश्चंस आप जहन में रख लें और लाजमी इनको तैयार कर लें। और भी पॉसिबल हैं, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में तो ये इनमें पहला है, व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, प्रूव दैट Cp minus Cv equal to R। दूसरा है, व्हाट इज कार्नेट हीट इंजन, एक्सप्लेन कार्नेट हीट साइकिल विद डायग्राम एंड फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन। तीसरा है why is the earth not in thermal equilibrium with the sun। चौथा है, the pressure in a gas cylinder containing hydrogen will heat more quickly than if it is containing oxygen। Why? Next, can a room be cooled by leaving the door of an electric refrigerator open? Next, what are the conditions for a process to be reversible? Entropy has often called as time arrow। Explain। अच्छा, कल के लिए आपके लिए असाइनमेंट है, ये 4 क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी बाद में मिल जाएगी। लिंक मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप वगैरह पे, तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे भी। कुछ देर के बाद मैं इसको अपलोड भी कर दूँगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट के 4 क्वेश्चन आप देख लें। An inventor claims to have developed and heat engine working between 27 degrees C and 327 degrees C, having an efficiency of 45%. Is the claim valid, and why? Why molar specific heat at constant pressure is greater than at constant volume? Cp is greater than Cv. Define coefficient of performance for a cooling and heating. Find the efficiency of a Carnot heat engine working between steam and ice plants. अच्छा, इसी के एक्सरसाइज के कुछ एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के, ये भी आप देख सकते हैं। Maximum work can be obtained in the process called, यहाँ आप देख रहे हैं, cyclic, adiabatic, isothermal, isochoric। Two ideal heat engine A and B have their sources at 600K and 400K and their sinks at 300K and 200K respectively. What can we say about their efficiency? Either efficiency of A is greater than efficiency of B, or efficiency of A is equal to efficiency of B, or efficiency of A is less than efficiency of B, or none of these. Third, the process in which all the heat supplied is converted into increase in temperature is called adiabatic, isothermal, isochoric, or isobaric. Triple point of water is 373.16 K, 273.16 degrees centigrade, or 0 degree centigrade, or 273.16 degree Fahrenheit. It does not change in an isothermal process: volume, work done, heat energy, or internal energy. And here are the answers of yesterday's assignment of the chapter number 1. You can see dimension of the density, ml minus 3, dimension of pressure, ml minus 1, T minus 3.
और दूसरे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर देखें, कंप्लीट द रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। 240.8 है पहले का, दूसरे का 2000 है, थर्ड का 50 और राउंडिंग ऑफ लिखा है 44.56, दूसरे का 26.34 और थर्ड का 12.34। और एमसीक्यूज के जो आंसर हैं कल वाले एमसीक्यूज जो थे चैप्टर 1 के, वो आप देख रहे हैं। पहले का पास्कल है, दूसरे का 3.2%, थर्ड है वर्क और टार्क, फोर्थ का 10 और फिफ्थ का 1 पिकोमीटर इंटू 1 नैनोमीटर, sixth the sound, seventh the 10 is -12, eighth the pressure, ninth है T -1 और 10th है ampere and Kelvin. So this is the end of the today's lecture.